गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन कर लिया था बेटा, फिर वो बैलेंस शीट का हो गया मैच। वेरी गुड। तो उस क्वेश्चन में लगभग सारे पॉइंट कवर हैं आपके स्टडी मटेरियल के। उससे बड़ा क्वेश्चंस नहीं हो सकता, उससे कम ही मिलेंगे पॉइंट। एक एक दो दो पॉइंट होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना रहता है। बन रहे होंगे क्वेश्चंस फिर तो बोलो। वेरी गुड। अब ऐसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, कई बार क्या आ जाते हैं फटाफट बोलो। मिसलेनियस। अब मिसलेनियस क्वेश्चन जो आएंगे बेटा वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल केवल रीवैल्यूएशंस का क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे बेटा? हेलो। केवल रीवैल्यूएशन का पॉइंट डाल के पूछ लेंगे कि भैया ये ऐसा ऐसा हुआ है, बताओ गुडविल निकाल के बताओ। समझ में आया कि नहीं बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सबको आ रही? वेरी गुड। तो चलो देखो जरा, कुछ कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर दिए हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे नेगेटिव माइनॉरिटी का क्वेश्चंस पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? नेगेटिव माइनॉरिटी। जैसे ये देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स लिमिटेड एक्वायर 70% इक्विटी ऑफ जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कितने परसेंट इक्विटी एक्वायर कर रखी है और कब खरीदी? एज ऑन 31 मार्च 2000 एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 70 लाख। 70 लाख रुपए में खरीदी थी। तो ये तो हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया फटाफट बोलो? इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 70 लाख के। और कितने परसेंट खरीद रखी है? 70% इक्विटी हमने खरीद रखी है। अब ये बोल रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000 मतलब जिस दिन खरीदा उसी दिन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बताओ क्या यहां मेरे को बुक वैल्यू चेंज करने की जरूरत है? नहीं। पूरा प्लांट एंड मशीनरी इतने की है, इन्वेस्टमेंट इतने के हैं, करेंट असेट इतने की हैं, लोन से एडवांस इतने के, डिवेंचर इतने के, करेंट लायबिलिटी इतने की है। बोल रहे हैं द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन हैव बीन अग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूड इन द अबव फिगर। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 20% से बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को डाउन करना है कितने परसेंट से? फटाफट बोलो। 10% से। तो सारे बच्चे बताओ क्या हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी को 20% से बढ़ाना है तो प्लस 20% कर दो। तो बताओ ये प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई? 144। इन्वेस्टमेंट को 10% से डाउन करना है, ये कितने के हो जाएंगे? 49.5 के। बाकी सब तो बुक वैल्यू पर ही आएंगी। अब आगे बोल रहे हैं जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2000 फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एट ₹20 पर शेयर। 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। कैलकुलेट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आपको केवल गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो बच्चों मेरे को बताओ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मेरे को चाहिए नेटवर्थ। क्या चाहिए फटाफट बोलो? नेटवर्थ। नेटवर्थ किसकी चाहिए? कौन सी कंपनी की? एक्स लिमिटेड की। तो अब बताओ क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स कैपिटल गिवन नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो मैं क्या करूं? असेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल सकता हूं कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा फटाफट बोलो? असेट माइनस लाइबिलिटी कर दूंगा। तो सारे बच्चे बताओ असेट माइनस लाइबिलिटी करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो। असेट इतने की आ गई बोलो। प्लांट एंड मशीनरी 144 की हो गई, इन्वेस्टमेंट 49.5 के हो गए कि नहीं बोलो। अच्छा, डिविडेंड बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से रिजर्व कम हो जाते हैं, इधर से क्या कम हो जाती है? फटाफट बोलो। असेट कम हो जाती है बोलो। और ये बोल रहे हैं 31 मार्च को पेमेंट भी कर दिया है। तो यहां पर जो करंट असेट दे रखी है ये बिफोर डिविडेंड दे रखी है कि आफ्टर डिविडेंड दे रखी है? फटाफट बोलो। ये कौन से डिविडेंड मानोगे बोलो? आफ्टर, क्योंकि 31 मार्च का ही बैलेंस है तो ये आफ्टर ही होगी कि नहीं बोलो।
क्वेश्चन में नहीं लिखा कि उनने पेमेंट नहीं किया है, या क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि उन्होंने भैया एंट्री नहीं डाली, तो बात अलग होती। क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है तो हम हमेशा आफ्टर ही मानेंगे। तो बताओ बेटा, ये 70 है, ये जोड़ लिया, टोटल मिला के सारे बच्चे बताओ, लॉन्स एडवांस असेट ये जोड़ लिया, एज इट इज वैल्यू टोटल असेट हो गई, उसमें से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दी, तो ये मेरी नेटवर्थ आ गई। अभी नेटवर्थ का मैंने पूरा खरीद रखा कि 70% खरीद रखा है, फटाफट बोलो। तो ये मैंने नेटवर्थ का 70% कर दिया, तो ये बेटा वैल्यू आई, और ये वैल्यू मैंने कितने में खरीद रखी, 70 लाख में खरीद रखी। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमारी गुडविल होगी कि नहीं, बोलो। तो ये वैल्यू अब गुडविल आ गई, काम खत्म। बताओ इस क्वेश्चन में कौन सी मेथड लग गई हमारी नेटवर्थ निकालने के लिए? क्या हम वो वैसा कर पाए कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अलग से ले रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस अलग से बना रहे हैं? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ले पाए क्या, बोलो। ये बिल्कुल कैसा हो गया, अमलगमीशन की चैप्टर जैसा नहीं हो गया, बोलो। नेट असेट निकाल के हमने निकाल ली टोटल असेट, टोटल असेट का क्या कर दिया बेटा, 70% कर दिया, बाकी 30% तो माइनॉरिटी का, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो कई बार ऐसे हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से इनको जब डिविडेंड मिला होगा, तो ये तो हमने पढ़ा है ना, इनको डिविडेंड रिसीव हुआ होगा, तो इसने क्या किया होगा बताओ। क्या लिखा है, एच लिमिटेड ने गलत एंट्री डाली, बोलो। हेलो, तो बताओ ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जब डिविडेंड रिसीव हुआ होगा, तो एच लिमिटेड ने उस डिविडेंड से अपनी कॉस्ट को कम कर लिया होगा कि नहीं? इसलिए उन्होंने कॉस्ट को 63 लिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो 63 तो आप भी लोगे ना, बोलो। और क्या निकाल लोगे, फटाफट बोलो, गुडविल, बाकी कुछ भी नहीं किया बेटा, यही किया है, बोलो, करते बनेगा। तो ये हमारा काम था, इतना इजी था। तो ये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व गुडविल जो भी है, करते बनेगा। ओके, इसके बाद सारे बच्चे बताएं, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और आता है बेटा निगेटिव माइनॉरिटी का। क्या आता है, फटाफट बोलो, निगेटिव माइनॉरिटी। निगेटिव माइनॉरिटी क्या है, सारे बच्चे बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बोलता है कि कभी भी क्या नहीं हो सकती, फटाफट बोलो। आप बैलेंस शीट में नेगेटिव माइनॉरिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब नेगेटिव माइनॉरिटी कैसे आएगी, अगर सब्सिडी कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस कैपिटल से ज्यादा हो जाएंगे, तो माइनॉरिटी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, बोलो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बोलता है कि अगर भैया आपकी कंपनी में माइनॉरिटी नेगेटिव आ जाती है, तो आप माइनॉरिटी को जीरो ही दिखाओगे। जितना नेगेटिव बैलेंस आ रहा है वो कहां से माइनस कर दोगे, फटाफट बोलो। सब्सिडी के, होल्डिंग के, कहां से, फटाफट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दोगे। मतलब उसको कौन बियर कर लेगी, फटाफट बोलो, होल्डिंग। बाद में कंपनी में अगर प्रॉफिट चालू होते हैं तो जितना लॉस होल्डिंग ने पहले बियर किया था, पहले वो लॉस रिकवर करेगी, उसके बाद ही माइनॉरिटी को उनका हिस्सा मिलना चालू होगा। क्या ये बात सबको याद है कि नहीं, बोलो। तो इस तरीके से डिस्क्लोजर दिया जाएगा। ये नेगेटिव माइनॉरिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो नेगेटिव माइनॉरिटी का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बहुत इजीली करना है। देखो जरा नेगेटिव माइनॉरिटी का क्वेश्चन कैसा है। चलो, जैसे ये देखो, खुल ही गया तो बढ़िया है। चलो बताओ, क्वेश्चन जैसे दिया है यहां पर कि भैया ए लिमिटेड ने 70% इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, किसके? वो भी कौन सी तारीख को, 1/4/2010 को। उस दिन कॉस्ट थी इसकी 10 लाख रुपए। मतलब कितने में खरीदे, 10 लाख रुपए में खरीदे। देयर आर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन द बी लिमिटेड के हैड एन इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल थी 10 लाख ही, एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ₹80,000, और उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 थे। बताओ इस डेट पर तो हम माइनॉरिटी और गुडविल अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो। तो सारे बच्चे बताएं, इस डेट पर अगर मैं आपसे बात करूं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो भैया इक्विटी शेयर्स कैपिटल थी 10 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस कितने के थे, फटाफट फटाफट जल्दी बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस कितने के थे इस डेट पर, बोलो। 80,000। तो ये हमारी नेटवर्थ हो गई कि नहीं? इस नेटवर्थ का कितने परसेंट हमने खरीद रखा है, फटाफट बोलो।
70% होल्डिंग का है और बाकी माइनॉरिटी का कहलाना कि नहीं। तो कितना आएगा माइनॉरिटी का, फटाफट फटाफट निकाल दो पहले तो है। कितना, 7,56,000 होल्डिंग का हो गया और इधर 324 माइनॉरिटी का हो गया। अच्छा, ये 756 वाली चीज हमने कितने में खरीदी है बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 10 लाख। तो बताओ यहां क्या आ गई हमारी, गुडविल कितनी आ गई, फटाफट बताओ, गुडविल आ गई 2 लाख, ये तो आ गई गुडविल। अच्छा, गुडविल कभी चेंज होगी क्या, गुडविल कभी चेंज होती है क्या, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। कब, जब बोनस किससे दिया जाए, रेवेन्यू प्रॉफिट से, तो ही गुडविल चेंज होगी, नहीं तो गुडविल चेंज नहीं होगी। तो गुडविल तो यही रहने वाली है, तो गुडविल तो बेटा आ गई। अब आगे जो भी प्रॉफिट होंगे वो कुछ पार्ट बेटा कंसोलिडेटेड पीएनएल में जुड़ता है और कुछ माइनॉरिटी में जुड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कौन से प्रॉफिट, फटाफट बताओ जल्दी से, कौन से प्रॉफिट बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इस डेट के बाद के प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो आते नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ प्रॉफिट जाएंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल में, कुछ माइनॉरिटी को मिलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना। तो इसके बाद केवल माइनॉरिटी का कैलकुलेशंस करना है हमको। तो आप क्वेश्चन बोल रहा है, देखो भैया माइनॉरिटी आ गई आपकी 3,24,000 आ गई कि नहीं, बोलो। अब क्वेश्चन बोल रहा है 2010-11 में लॉस हुए 2.5 लाख के, तो बताओ 2.5 लाख का 30% इसको दिया, तो अभी तो पॉजिटिव है माइनॉरिटी, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। फिर बोल रहा है 2011-12 में फिर से 4 लाख के लॉस हो गए, तो 4 लाख का 30% फिर से दे दिया, तो अभी भी माइनॉरिटी पॉजिटिव है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। लेकिन अब यहां दिक्कत आ गई कि लॉस हो गए 5 लाख के। अब 5 लाख का 30% करें तो 1.5 लाख का अगर मैं लॉस दूंगा तो माइनॉरिटी नेगेटिव आ जाएगी। तो बताओ माइनॉरिटी केवल कितना लॉस ही बियर कर पाएगी, फटाफट बोलो। 129 का लॉस ही बियर कर पाएगी। अच्छा, 120 का लॉस बियर करेगी तो ये बैलेंस नील हो जाएगा। अब ये 21,000 जो एक्सेस है, बताओ ये कौन बियर करेगा, फटाफट बोलो, माइनॉरिटी के बिहाफ पर कौन बियर करेगा, बोलो। होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड बियर करेगी। फिर से लॉस हो गए 1,20,000 के, तो बताओ 1,20,000 का 30% मतलब फिर से लॉस कौन बियर करेगा, फटाफट बोलो, होल्डिंग। तो 36,000 के लॉस भी होल्डिंग ने बियर कर लिए। अब बताओ टोटल लॉस कितने बियर कर लिए अभी तक देखा जाए तो होल्डिंग ने, फटाफट फटाफट जोड़ते जाना, अलग से लिखते जाना, बोलो। 21 + 36 कितना हो गया, फटाफट बोलो, 57। अब हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ 50,000 का, बताओ 50,000 का प्रॉफिट हुआ, माइनॉरिटी को मिलेगा क्या, 15,000 का प्रॉफिट माइनॉरिटी को मिलना था, लेकिन हम बताओ बेटा 57,000 का लॉस बियर कर चुके हैं, तो 57,000 की जगह 15,000 पूरा का पूरा पहले तो वहां सेटअप में जाएगा, कहां पर, फटाफट बोलो, होल्डिंग में। तो कितना बचा, 42,000 का लॉस अभी भी बियर कर रही है माइनॉरिटी, बोलो। अभी 42 का बैलेंस बाकी है। नेक्स्ट बताओ बेटा, फिर से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 30,000 ही आया, तो 42 में से 30 माइनस हो गया, अभी भी 12,000 का बाकी है, बोलो। अब नेक्स्ट ईयर में फिर से क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 लाख के प्रॉफिट हुए, 1.5 लाख का 30% करे तो 45,000 देना था, लेकिन 12,000 तो होल्डिंग ले लेगी, बोलो। तो माइनॉरिटी को मिलेगा 33 और यहां से माइनॉरिटी पॉजिटिव आना चालू होगी, क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये क्वेश्चन एक नेगेटिव माइनॉरिटी का बनता है जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये करते बनेगा, फटाफट बोलो। तो ये एक नेगेटिव माइनॉरिटी का मिसलेनियस क्वेश्चन बनता है बेटा, जो आपके इसमें आता है 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, कितने का भी पूछ सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, बोलो। ओके, तो ये हो गई। नहीं, फॉर्मेट आप कैसा भी बना सकते हो, इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, इट इज अ रफ वर्क, क्लियर। नोट टू द अकाउंट, सो आप नोट टू द अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाओ, क्लियर। ओके, तो ये था बेटा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखें बेटा। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है छोटा सा, बोल रहे हैं एच लिमिटेड एक्वायर 3,000 शेयर इन एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,80,000, ठीक है। द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंस्टेंट 5,000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले, फुल्ली पेड अप। द पी एंड एल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शोन द ओपनिंग बैलेंस इतना है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज बोल रहे हैं 3 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर it declared a dividend 40%, recorded
द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड अज्यूमिंग कैलेंडर ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर। सारे बच्चे बताओ यहां पर क्या हुआ है, जल्दी से बताओ। पहले तो आप बताओ बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताएं। यहां पर हमको पहले रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट अलग अलग करना है, बोलो। उसके लिए आप पी एंड एल बनाओगे, बोलो हाँ या ना। पी एंड एल बना के दोनों अलग अलग कर लोगे। अलग अलग करने के बाद सारे बच्चे जल्दी से बताएं, ये जुलाई में खरीदी है तो करंट ईयर का प्रॉफिट रेशो में बटेगा कि नहीं। अब क्वेश्चन ये डिक्लेयर होता है कि भैया ये डिविडेंड कब का बटा। बोल रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन से ईयर के लिए प्रॉफिट बटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इंट्रीम है कि फाइनेंशियल है, कौन से ईयर का डिविडेंड बांटा है, फटाफट बोलो। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब इनकी गलती है। अगर इनकी गलती है तो सारे बच्चे बताओ हम इसको इंट्रीम भी अज्यूम कर सकते हैं और फाइनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर फाइनल मान लोगे तो प्रीवियस ईयर का होगा और इंट्री मान लोगे तो वो करंट ईयर से रिलेटेड हो जाएगा, बोलो। आप कुछ भी मानो, कुछ पार्ट तो कैपिटल में आएगा क्योंकि रेशो में बटा है कि नहीं, बोलो। और होल्डिंग कंपनी ने इसकी एंट्री गलत कर रखी है तो आपको सही करना पड़ेगी। करते बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन, बोलो। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं, खाली डिविडेंड का एडजस्टमेंट पूछ लिया, बाकी कुछ भी नहीं पूछा, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। इसके अलावा बेटा फिर क्वेश्चन आ सकता है एक आपका पी एंड एल का। किसका आ सकता है, फटाफट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि भैया पी एंड एल बनाओ। तो पी एंड एल के केस में तो बहुत इजी मैटर है बेटा। जब अगर पी एंड एल आ जाए तो फिर भगवान को शुक्रिया अदा करना, टेबल पे खड़े होकर के 2-3 डांस कर लेना, क्योंकि पी एंड एल का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है। क्या करोगे पी एंड एल में, सारे बच्चे बताओ। पी एंड एल का क्वेश्चन जैसे आया क्या करोगे, फटाफट बोलो। कॉमन इनकम और कॉमन एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, फटाफट बोलो। एलिमिनेट करना है बस। और एक काम और करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, फटाफट बोलो। माइनस करना है। स्टॉक में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट में से माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको, बताओ क्यों। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, बोलो। तो सिंगल इफेक्ट देना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, बताया था कि नहीं, बोलो। बाकी सबके डबल इफेक्ट देना है, इनकम में से माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे, तो काम हो जाएगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं गुड्स परचेज किया तो सेल में से माइनस कर देंगे और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में से भी माइनस कर देंगे, डबल इफेक्ट हो गया, बोलो। वो बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज होल्डिंग ने सब्सिडी को दी, उसके बदले में फीस ली, तो क्या करोगे, होल्डिंग में इनकम है, सब्सिडी में एक्सपेंसेस हैं, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो कॉमन इनकम कॉमन एक्सपेंसेस एलिमिनेट करना है। अच्छा, ये एलिमिनेट करने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट का भर सिंगल इफेक्ट देना है। अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करके क्लोजिंग स्टॉक में से क्या कर देना है, फटाफट बोलो, माइनस। तो आपके प्रॉफिट अपने आप ही कम हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। बैलेंस शीट में इसके डबल इफेक्ट आते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट के, क्यों, क्योंकि पीएनएल बन चुका होता है और हम फिर रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। बट यहां तो हमारा पीएनएल बना ही नहीं, हम बना रहे हैं, तो बना रहे हैं तो खाली सिंगल इफेक्ट दोगे। एंट्री क्या डालोगे, सारे बच्चे बताओ क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक को कम करने के लिए डेबिट कर देंगे और अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल कर देंगे। करते बनेगा कि नहीं, बोलो। तो बस एक काम ही ध्यान रखना है। जैसे अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है एच लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया एस लिमिटेड को ऑफ ₹120 लाख एट कॉस्ट प्लस 20%। सबसे पहले तो बताओ 120 लाख का क्या करोगे, कहां से माइनस कर दोगे, फटाफट बोलो। ये जो 6000 की सेल है इसमें से 120 माइनस, और ये जो रॉ मटेरियल परचेस दे रखा, कंज्यूम दे रखा, यहीं परचेस होगी, इसमें से 120 रुपए क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, माइनस। हो गया डबल इफेक्ट। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड में इंक्लूड है सच अ गुड्स वैल्यू ₹24 लाख। सारे बच्चे बताओ ये 24 लाख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या निकालना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, ये कॉस्ट पर रेट है, बताओ कॉस्ट वाली लगाएंगे कि सेल वाली लगाएंगे, फटाफट बोलो। सेल, तो ये है 1/5 ऑन कॉस्ट, तो फटाफट बताओ क्या हो जाएगी, 1/6 ऑन सेल। तो 24 का 1/6 कर दें, बताएं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी बताएं, बोलो। हाँ, 4 लाख। तो 4 लाख क्या कर दोगे, ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिख रहा है इसमें से 4 लाख क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, माइनस।
क्लियर। फिर सारे बच्चे बताएं। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 5 लाख रुपए इन पेड किए थे एच लिमिटेड ने एज अ कंसल्टेंसी फीस। क्या करें फटाफट बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से 5 लाख रुपए माइनस ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे इसमें से 5 लाख रुपए क्या कर दोगे फटाफट बोलो माइनस। और अदर इनकम सेल में इंक्लूड है इसलिए यहीं से क्या कर दोगे फटाफट बोलो माइनस। क्लियर, क्योंकि ये अदर इनकम सेल में इंक्लूड है। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये डबल इफेक्ट हो गया 5-5 का। उसके बाद बोल रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10 लाख के हैं जो एस ने पे किए थे एज अ कमीशन। फिर से सारे बच्चे बताओ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये रहे, इसमें से 10 लाख रुपए माइनस और 10 लाख रुपए अदर इनकम में से माइनस। बोलो ये डबल इफेक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया। प्रॉफिट का कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएनएल सॉरी डिविडेंड का कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिविडेंड पीएनएल का पार्ट नहीं होता, डिविडेंड इज अ अप्रोप्रिएशन पार्ट। बोलो तो वहां एडजस्ट करेंगे, काम खत्म बेटा, हो गया। पीएनएल बना लो, सिंगल नोट टू द अकाउंट्स बना के जोड़ जोड़ के लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। ये आपका क्या है फटाफट बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर। ये देखो ये इनने 6,000 रुपए जोड़ा, इसमें से 3 चीजें एलिमिनेट कर दी जो मैंने ऊपर बताई थी, देखो कर दी कि नहीं बोलो। फिर ये देखें क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से 120 रुपए माइनस कर दिया, ये आ गया। ये बेटा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जोड़ रखे हैं प्रोडक्शन में। चेंज इन इन्वेंट्री में ये देखें 4 रुपए माइनस किए हैं कि नहीं बोलो। हेलो, तो ये चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। उसके बाद फिर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से 5 माइनस कर रखे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से 10 माइनस कर रखे, काम खत्म हो गया। बोलो बाकी जोड़ जोड़ के लिखना है, पीएनएल बन जाएगा। बताओ क्या ये बहुत डिफिकल्ट काम है पीएनएल बनाना? लेकिन इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका फॉर्मेट याद है आपको पीएनएल कैसे बनाते हैं? बोलो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम टोटल लगाओगे, फिर एक्सपेंसेस का कॉलम, एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेस ऑफ स्टॉक डेट, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। याद आया कि नहीं बोलो। टोटल माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करते बनेगा, वेरी गुड। इसके बाद आता है बेटा एक कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। आज तक नहीं पूछा जीवन में, आज तक नहीं पूछा। पूछ ले तो तुम्हारी किस्मत, क्योंकि यहां कुछ करना ही नहीं है। जो कैश फ्लो दिया हो आप उनको केवल क्या कर दोगे फटाफट बोलो। ये टोटल लगा लगा के लिख देना है। समझ में आया कि नहीं बोलो। बस यहां एडिशनल एडजस्टमेंट क्या आ सकता है वो ध्यान से समझना। केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का क्या, आपने मान लो सब्सिडी कंपनी के डिवेंचर्स ले रखे हो, तो बताओ सब्सिडी कंपनी के डिवेंचर अगर मैंने ले रखे हैं तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा कि नहीं? उसने पे किया होगा, उसने पे किया होगा तो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा होगा, और मेरे को रिसीव हुआ मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ रहा होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, उसने मेरे को डिविडेंड पे किया सब्सिडी कंपनी ने, तो बताओ उसने मेरे को डिविडेंड पे किया तो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा और उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो वहां से माइनस कर देंगे। बस ये पॉइंट एडजस्टमेंट में आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी आपको जोड़ जोड़ के लिख देना है। करते बनेगा क्या? ये कैश फ्लो है बेटा, इसमें कोई दम ही नहीं है आज तक, इसलिए इंस्टीट्यूट ने पूछा ही नहीं। समझ में आया? एक लास्ट 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज पर। ये पिछले टू पिछले अटेम्प्ट में पूछा भी गया था, तो आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एग्जाम में पिछले टू पिछले अटेम्प्ट में ही आया था। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है इसमें। क्लियर बोलो। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलती है कि भैया सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेशन तभी हो सकता है जब दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हों, फटाफट बोलो, सिमिलर हो, सेम हो। अगर दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई डिफरेंस है तो सब्सिडी कंपनी को, ध्यान रखना मैंने बोला सब्सिडी कंपनी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी करना पड़ेगी, फटाफट बोलो, होल्डिंग कंपनी जैसी करना पड़ेगी। क्या ये बात दिमाग में गई? पक्का करना पड़ेगी उसको। समझ में आया?
अब जब वो चेंज करेगी तो चेंज कैसे करेगी? तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में अकाउंटिंग पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया सब्सिडी कंपनी पहले जो है, ये हमारी सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। आप पहले एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को सही करोगे, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट तो सही करने की जरूरत नहीं है, बोलो। अब वो क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पी एंड एल जैसे दे रखा है 8 लाख का, और यहां दिया रहेगा कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक दिया है, और ये बोल रहे हैं कि स्टॉक को इन्होंने ना लीफो पे ले रखा है, और लीफो पे वैल्यू आ रही है इसकी, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है 4 लाख। कितनी आ रही, फटाफट बोलो, 4 लाख। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एच लिमिटेड है ना, वो स्टॉक के लिए फीफो मेथड फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, फटाफट बोलो, फीफो। तो अगर एस लिमिटेड भी फीफो फॉलो करे तो इसके स्टॉक की वैल्यू होगी 5 लाख रुपए। कितनी होगी, फटाफट बोलो, 5 लाख। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लीफो से इसको किस पे लाना पड़ेगा, फटाफट बोलो, फीफो पर। तो आपको करना कुछ नहीं है, बताओ 4 का पहले दिख रहा है, इसको 5 लिखना है, तो क्या करेंगे, फटाफट बोलो, 1 लाख यहां जोड़ देंगे। अच्छा, 1 लाख से जो बढ़ाओगे उसका इंपैक्ट सीधा एस लिमिटेड के पीएनएल पे दे देना है। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। वो बोलेंगे डेटर पर एच लिमिटेड प्रोविजन बनाती है डाउटफुल पर, एस ने नहीं बना रखा, तो एस के भी बना देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बोलो। वो बोलेंगे एच लिमिटेड डब्ल्यूटीवी मेथड फॉलो करती है, जबकि एस लिमिटेड एसएलएम फॉलो कर रही, तो इसकी भी डब्ल्यूटीवी फॉलो करा देंगे। समझ में आया? बट अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना चाहिए। बस क्या फर्क पड़ेगा, आपको एक काम करना है, जो भी असेट में प्लस माइनस करोगे ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसका सीधा इंपैक्ट किस पे डाल दोगे, फटाफट बोलो, एस लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस। जितना यहां प्लस किया उतना ही यहां प्लस कर दो, जितना माइनस किया उतना यहां माइनस कर दो, काम खत्म, बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी। एस लिमिटेड की नई बैलेंस शीट बनाने आएगी कंसोलिडेशन से पहले की। तो क्या ये बनाते बनेगी, बोलो। उस पर ये क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको देख के कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो ये था बेटा हमारा क्या, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ओके। बस बेटा काम खत्म, बाकी कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, खत्म है बेटा। ये आपका कंसोलिडेशन है। बताओ क्या ये बहुत टफ लग रहा था आपको? अब कर लोगे इसके क्वेश्चन अब, पक्का? आप बताओ, अब क्या पहले एएस पढ़ा दूं? हेलो, अब एएस के क्वेश्चंस कर लें? हाँ, एएस हम रिवाइज कर लेंगे आपके फास्ट ट्रैक से, और वहां से रिवीजन करके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है? ओके, तो चलो आप कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लो आज, कल से अपन एएस कर लेते हैं, ठीक है? सेम टाइम रखें, शाम का चलेगा? ओके, तो कल से हम एएस में मिलते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी है ना प्राइस कम कर रहा हूँ। अच्छा, पहले तो कल मैंने उसकी इंक्रीज करवाई थी लिमिट, क्या अपने आप ओपन हो गई है, इंक्रीज हो गई क्या वो? एक बार चेक कर लो, अगर इंक्रीज हो गई तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसको इंक्रीज करवाई थी, उनसे बोला था पेमेंट नहीं करना पड़े तो ज्यादा बेटर है बच्चों को, तो उनने शायद इंक्रीज किया है 20 जुलाई तक का, देखो एक बार। नहीं ऐसे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पहले उसको आ, हटा देना अपने मोबाइल में से, वापस से एक बार ओपन करना उसको। हाँ, अपडेट करके फिर करो ना। अपडेट करके वापस से करो उसको। एक अपडेट नहीं हो रहा क्या? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है बेटा, चलो मैं प्राइस कम करवा के अभी भेज रहा हूँ आपको 9 बजे, है ना? फिक्स 9 बजे आओ, भेजूंगा, ठीक है? यू कैन बाय, ओके बेटा, ओके, बाय बाय।
सर 10 जुलाई तक क्या बोल रहा है सब? 10 जुलाई, हाँ 20 जुलाई तक दिया है बेटा, 20 जुलाई तक। ठीक है,